सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। रास्ते मुश्किल हों या आसान, सबसे महत्वपूर्ण है निरंतरता और खुद पर विश्वास। सुप्रभात, मैं हूं दीक्षा कोहली। आइए नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज लोकसभा में होगा पेश। केंद्र सरकार राष्ट्रीय और राज्य चुनावों को एक साथ कराने के उद्देश्य से बहुचर्चित विधेयक लाएगी। चुनाव प्रक्रिया में बड़े बदलाव की दिशा में ऐतिहासिक पहल। संविधान पर विशेष चर्चा आज होगी पूरी। राज्यसभा में 75 वर्षों की संविधान यात्रा पर चर्चा सोमवार को हुई थी शुरू। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, यह हमारी यात्रा को समझने और भविष्य की दिशा तय करने का अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान को ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से जुड़ी 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की देंगे सौगात। जयपुर में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और 35,300 करोड़ रुपए से अधिक की 15 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा। भारत श्रीलंका के बीच रक्षा और कनेक्टिविटी पर समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका को पड़ोसी प्रथम नीति में पूर्ण समर्थन का दिया भरोसा। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत के समर्थन की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी की मुलाकात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रक्षा संपदा को बताया देश के विकास का आधार। नई दिल्ली में 7वें रक्षा संपदा दिवस पर आत्मनिर्भरता और सैन्य तत्परता पर दिया जोर। भूमि प्रबंधन को 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के लिए बताया बेहद अहम। और सबसे पहले बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। आज संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे सप्ताह का दूसरा दिन है। आज संसद के दोनों सदनों की कार्यसूची में क्या कुछ विशेष है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले नजर डालते हैं लोकसभा की कार्यसूची पर। लोकसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और वत्स मंत्रालय। लोक लेखा समिति 2024-25 के प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्तुत किए जाएंगे। कृषि, पशुपालन और खाद्य संबंधी स्थायी समिति 2024-25 के प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्तुत किए जाएंगे। रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्तुत किए जाएंगे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित चौथा प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्तुत किए जाएंगे। आज विधायी कार्य के तहत 2 विधेयक पुनः स्थापित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। संसदीय कार्य मंत्री में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे और पुनर्स्थापित करेंगे। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाएंगे। वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे प्रथम बैच पर आगे चर्चा और मतदान किए जाएंगे। वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे स्वीकृत होने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों की पेमेंट और एप्रोप्रिएशन को प्राधिकृत करने वाले विधेयक विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 पुनर्स्थापित, विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगी। 2 विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक
2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। आइए अब नजर डालते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची पर। सर्वप्रथम राज्यसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि संदेश से होगी। सुप्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन पर आज राज्यसभा में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके पश्चात सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा पत्र रखे जाएंगे। आज जिन मंत्रालयों से संबंधित पत्र सभा पटल पर रखे जाने हैं उनमें शामिल है आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड 1 के अंतर्गत प्रतिवेदनों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी भाषा में सभा पटल पर रखेंगे। विभाग संबंधित कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 2024-25 के प्रतिवेदनों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी भाषा में सभा पटल पर रखी जाएगी। विभाग संबंधित रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखी जाएगी। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी भाषा में सभा पटल पर रखी जाएगी। विभाग संबंधित ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में सभा पटल पर रखी जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव गणपतराव जाधव विभाग संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 123वें और 130वें प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 16 दिसंबर 2024 को भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर आरंभ की गई चर्चा आज भी जारी रहेगी। राज्यसभा में आज भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर 2 दिन की चर्चा की शुरुआत जो कि कल हुई थी वो आज जारी रहेगी। चर्चा शुरू करने से पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह मील का पत्थर हमें न केवल उत्सव मनाने के लिए प्रेरित करता है बल्कि हमारी यात्रा को गहराई से समझने और आगे बढ़ने का रास्ता तय करने के लिए रूपरेखा भी प्रदान करता है। Honorable members, today we commence a 2-day commemoration of a defining moment in our nation's history, the 75th anniversary of our Constitution's adoption on November 26, 1949. This milestone invites us not to just celebrate, but to deeply reflect on our journey and chart our path forward. This Constitution has been the bedrock of the world's largest democracy, testament to the profound wisdom of its architects and the resilience of our democratic spirit. Let our deliberations in this House over the next 2 days reflect the gravity of this occasion. May our discussions strengthen the bond between our parliamentary institutions that seek to serve 1.4 billion people, fructifying their expectations and aspirations. As we look ahead to 2047, when India marks centenary of its independence, let our debates illuminate the path forward towards our vision of Viksit Bharat. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान का दौरा करेंगे। इस दौरान वे जयपुर में ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से जुड़ी 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान सरकार द्वारा 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की
9 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें केंद्र सरकार की 7 और राज्य सरकार की 2 परियोजनाएं शामिल हैं। वे 35,300 करोड़ रुपए से अधिक की 15 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिनमें केंद्र सरकार की 9 और राज्य सरकार की 6 परियोजनाएं हैं। कार्यक्रम के दौरान जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, उनमें नवनेरा बैराज, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन नेटवर्क और परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। रेलवे की भीलड़ी समदड़ी लूनी, जोधपुर मेड़ता रोड, देगाना रतनगढ़ खंड का विद्युतीकरण और दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट, NH 148N, SH 37A के जंक्शन तक मेज नदी पर प्रमुख पुल परियोजना के 12 वो पैकेज शामिल हैं। ये परियोजनाएं लोगों के आवागमन को आसान करने और प्रधानमंत्री के हरित ऊर्जा के दृष्टिकोण के अनुरूप राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री 9,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से रामगढ़ बैराज और महलपुर बैराज के निर्माण कार्य तथा चंबल नदी पर नहर के माध्यम से नवनेरा बैराज से बीसलपुर बांध और इसरदा बांध तक पानी स्थानांतरीकरण करने की प्रणाली की आधारशिला भी रखेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके इस समय भारत के दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के नेताओं के बीच इस वार्ता के दौरान कई फैसले लिए गए। दोनों देशों ने अपनी साझेदारी का विस्तार करने के लिए एक भविष्यवादी दृष्टिकोण अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें निवेश आधारित विकास और कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए संबंधों को मजबूत करने के लिए एक साझा दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत श्रीलंका आर्थिक साझेदारी के लिए निवेश आधारित विकास और कनेक्टिविटी पर जोर देने का फैसला किया और यह निर्णय लिया गया कि भौतिक, डिजिटल और ऊर्जा कनेक्टिविटी सहयोग के प्रमुख स्तंभ होंगे। संयुक्त बयान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि श्रीलंकाई सरकार तमिल समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। उन्होंने श्रीलंका के संविधान को पूरी तरह से लागू करने और प्रतिबद्धता के अनुसार प्रांतीय परिषद चुनाव करने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की और इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और संस्थागत कामकाज पर अपनी सर्वोत्तम विशेषज्ञता साझा करने के लिए नियमित रूप से संसदीय स्तर के आदान प्रदान के महत्व पर भी जोर दिया। We faced an unprecedented economic crisis some 2 years ago, and India supported it immensely to come out of that quagmire. And it has also helped us immensely after that, especially in the debt restructuring process. Sri Lanka secures a very significant place in the foreign policy of India, I know. And Honorable Narendra Modi, the Prime Minister of India, assured us full support. इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी और मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने पर काम किया जाएगा। सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट को गति दी जाएगी। साथ ही श्रीलंका के पावर प्लांट्स के लिए LNG सप्लाई की जाएगी। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्ष एकता को जल्द संपन्न करने का प्रयास करेंगे। हमने श्रीलंका में रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसिलिएशन पर भी बात की। राष्ट्रपति दिसानायक ने अपने समावेशी दृष्टिकोण के बारे में मुझे बताया। हम आशा करते हैं कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और श्रीलंका के संविधान के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन और प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। हमने रक्षा सहयोग समझौते को शीघ्र
अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है। हाइड्रोग्राफी पर भी सहयोग की सहमति बनी है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और विकास के लिए अहम प्लेटफॉर्म है। इसके अंतर्गत मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, तस्करी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ लड़ाई। इस यात्रा में कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी हुआ, जो आवास, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और डिजिटल पहचान पहलों में प्रगति को चिन्हित करता है। दोनों नेताओं ने गहरे संबंधों और आपसी विकास को बढ़ावा देने में इस यात्रा के महत्व पर प्रकाश डाला। As you all know, Sri Lanka is also India's closest maritime neighbor and has been an integral part of India's neighborhood first policy and India's vision sagar. The two countries are civilizational partners with a unique friendship, and India has time and again demonstrated that it is a dependable partner and a reliable friend for Sri Lanka. Whether it is disasters, mishaps at sea, the COVID pandemic, or indeed the very serious economic crisis that confronted Sri Lanka just a couple of years ago, India has been present in the role of a first responder. Prime Minister affirmed our continued commitment to support Sri Lanka in its economic stabilization efforts for its economic recovery and economic growth. And he further assured President Dissanayake that India's approach would be investment-based and grant-oriented to reduce the debt burden on Sri Lanka and to assist them in generating economic opportunities that are long-term and sustainable and will eventually contribute to growing the absolute size of the Sri Lankan economy. The issue of fishermen is a particularly important one for both countries. The leaders had extensive discussions on this issue and agreed that issues related to fishermen must be dealt with through a humane and humanitarian perspective. These are issues related to livelihood, and it was agreed that the use of force must be avoided. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि विकास, राष्ट्रवाद, सुरक्षा, लोगों का कल्याण और सकारात्मक सरकारी योजनाओं को केवल संविधान की प्रस्तावना के नजरिए से देखा जाना चाहिए। दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान के 7वें रक्षा संपदा दिवस व्याख्यान को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने सटीक भूमि प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया और कहा कि वर्ष 2047 में विकसित भारत की ओर हमारे सफर में प्रभावी प्रयोग के साथ सटीक भूमि प्रबंधन सर्वोपरि है और इसके लिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आप अपने लैंड बैंक का आवश्यक उपयोग सुनिश्चित करेंगे। आवश्यक उपयोग विचारोपरांत होना चाहिए, यह समग्र होना चाहिए, यह अभिनव होना चाहिए। In our path towards Viksit Bharat at 2047, precision land management coupled with productive utilization stands paramount, and I therefore would appeal to you. Optimal utilization of your land bank. And optimal utilization has to be thought-provoking. It has to be holistic. It has to be innovative. You can exemplify to the entire nation what herbal gardens are, what medicinal plants are, because your estates are located in every part of this country that is home to 1/6 of humanity, largest, oldest, vibrant democracy in the world. More often than not, disputes arise because there is no proper defining of rights as regards area or ownership. You remarkably overcome it. I congratulate you. I also congratulate you for the reason that you kept pace with technological advancement. And
while updating it from that perspective as well. But friends, these estates must evolve beyond conventional assets which they used to be earlier. These have to develop into self-sustaining ecosystems and enhance military readiness, community welfare, nutritional security. You are far ahead. But you have to move so fast that the second has to catch up with you. There can be no greater occasion to convert this area into wellness centers. I have no doubt this will be done. भारत के भविष्य के विजन को दर्शाते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने टिप्पणी की, विकास, राष्ट्रवाद, सुरक्षा, जन कल्याण, सकारात्मक शासन योजनाओं को केवल एक ही दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और वह है हमारे संविधान की प्रस्तावना का दृष्टिकोण। Development, nationalism, security, welfare of the people at large, affirmative governance schemes have to be viewed only from one prism, and that is from prism of our preamble of our Constitution. If it fits into that, we need to appreciate it. Who else will take pride in the nation if not us? But what an irony on occasions when a small category of people choose otherwise, and I would say out of ignorance. But one thing is for sure, our trajectory is incremental, and if I go by Chandrayaan 3 success, we can see it maybe vertical also. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे के दूसरे दिन नक्सली हमलों में शहीद हुए जवानों के परिजनों और हिंसा से प्रभावित नागरिकों से मुलाकात की। उन्होंने अमर वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मैं शहीदों के बलिदान को सलाम करता हूं। उनके कारण बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है। देश हमेशा उनके बलिदान के प्रति ऋणी रहेगा। गृह मंत्री ने नक्सली हिंसा में अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए कहा कि शहीदों के बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे। पिछले 40 वर्षों में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि नक्सलवाद जल्द खत्म होगा। आपके दर्द को कम करना संभव नहीं है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार आपके साथ मजबूती से खड़ी है। छत्तीसगढ़ प्रशासन ने जब से यहां सरकार बदली है, निजाम बदला है, ये उपद्रव जो नक्सलियों का है इसको निर्मूल करने के लिए संकल्प लिया है। तीनों मोर्चे पर 270 से ज्यादा लोग मारे गए हैं नक्सली, लगभग 900 लोग अरेस्ट हुए हैं और 600 से ज्यादा लोग सरेंडर हुए हैं। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद दंतेश्वर की भूमि पर नक्सलवाद के नाम पर एक भी बूंद लहू नहीं बहेगा। इसका आप भरोसा मानकर चलिए, हम इसको समाप्त कर देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल 17 दिसंबर से चीन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। बता दें कि इस दौरान वे सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता एसआर संवाद में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले एसआर संवाद दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में हुआ था। भारत और चीन के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों पर बीजिंग में विशेष प्रतिनिधि वार्ता होगी। 17 और 18 दिसंबर को होने वाली इस बीच और बातचीत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि विशेष प्रतिनिधि स्तर की यह वार्ता करीब 5 साल के अंतराल के बाद हो रही है। महाकुंभ 2025 में देखने को मिलेगा भारत की डिजिटल शक्ति और बेहतरीन प्रबंधन की क्षमता। पर्यावरण संरक्षण के प्रति यह देश सदैव सजग रहा है।
महाकुंभ में इस बार देश में सदियों से चली आ रही पर्यावरण संरक्षण की परंपरा देखने को मिलेगी, तो वहीं लोक संस्कृति और लोक आस्था की झलक भी दिखेगी। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों पर आधारित इस वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। भारतीय सनातन संस्कृति का महाआयोजन महाकुंभ इस बार मात्र आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आस्था व श्रद्धा को ही समर्पित नहीं होगा। इस महाकुंभ इस बार विश्व देखेगा भारत की डिजिटल शक्ति, प्रबंधन शक्ति, पर्यावरण संरक्षण और लोक संस्कृति। डिजिटल शक्ति से लैस महाकुंभ में यात्रियों के लिए है डिजिटल सहायक, जो 10 विभिन्न भाषाओं में महाकुंभ से संबंधित जानकारी देगा। अस्थायी नगर के लिए मिलेगा गूगल नेविगेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कैमरों से होगी निगरानी। भीड़ प्रबंधन के लिए महाकुंभ क्षेत्र का विस्तार किया गया है। पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक ही स्थान पर लोग इकट्ठे ना हों, इसके भी प्रबंध किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त रखा जाएगा। महाकुंभ में ई वाहन के द्वारा परिवहन होगा। देश भर के विविध क्षेत्रों के विभिन्न कलाकार अपनी लोक संस्कृति, लोक नृत्य और लोक संगीत का प्रदर्शन करेंगे। यह विश्व भर से आए अतिथियों को भारत की संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराएगा। यह महाकुंभ भारत की प्राचीन संस्कृति, अध्यात्म, आस्था और परंपराओं का उत्सव है। आपके पुरखे सदियों से इस महाकुंभ में भागीदार होते आए हैं। अब आपकी बारी है। आइए और इस भव्य महाकुंभ में सम्मिलित होइए। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।